all students, welcome in another video lecture in SR Medical Education. Students, इसके पहले हमने पहले लेक्चर में हमने क्लास 12th के पहले यूनिट रिप्रोडक्शन जिसमें सबसे पहला लेसन था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को हमने स्टार्ट किया था। अभी तक हमने इस लेसन में स्टडी किया कि प्लांट्स क्या हैं, प्लांट्स का आपने क्लासिफिकेशन देखा था और इसके बाद आपने देखा था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है और आपने देखा था कि एक प्लांट्स के कितने पार्ट्स होते हैं। स्पेशली हमको इस लेसन में पढ़ना था कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो अभी तक हमने इस लेसन में आपको पढ़ा रखा कि फ्लावर के स्ट्रक्चर्स क्या हैं, एक फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने स्टडी कर लिया था। तो स्टूडेंट एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं इनको पर्टिकुलर देखा जाए तो इनको दो क्लास में डिवाइड किया गया है, पुष्पी पादप और अपुष्पी पादप। पुष्पी पादपों को आपने देखा दो वर्गों में बांटा गया है, आवृत्ति बीजी और अनावृत्ति बीजी, और अपुष्पी पादपों को आपने देखा तीन वर्गों में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के रूप में इनको बांटा गया है। ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमने आपको पढ़ा रखा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में आपने देखा कि आवृत्ति बीजी पादपों के जीवन काल में दो अवस्थाएं आती हैं, एक अत्यधिक विकसित अवस्था बीजाणुद्भिद अवस्था स्पोरोफाइट फेज, और एक कम विकसित अवस्था आती है युग्मकोद्भिद अवस्था। ये दोनों अवस्थाएं आवृत्ति बीजी पादपों के जीवन काल में एक के बाद एक आती रहती हैं। इसे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये सारा चीज़ों का हमने अध्ययन कर लिया था। अगर देखा जाए आवृत्ति बीजी पादपों में जो लैंगिक जनन की क्रिया होती है वह तीन प्रावस्थाओं में पूर्ण होती है, जिसको हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा आता है निषेचन पूर्व घटना, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और सेकंड आता है आपका सेकंड है आपका निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, और थर्ड वन आपका है निषेचन पश्च घटना यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है। तो यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम पढ़ते हैं कि फर्टिलाइजेशन के पहले कौन से प्रोसेस या कौन कौन से प्रोसेस या प्रक्रियाएँ होती हैं। ठीक है। जैसे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम पहले पढ़ते हैं गैमेटोजेनेसिस। इसके बाद गैमेटोजेनेसिस में दो आता है, मेल में जो गैमेट्स बनता है, या फिर हम कह सकते हैं मेल गैमेटोजेनेसिस या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके। और फीमेल में जो गैमेट्स फॉर्मेशन होता है मेगास्पोरोजेनेसिस हम पढ़ते हैं, यानी कि गैमेटोजेनेसिस में हम अध्ययन करते हैं। देन इसके बाद जब गैमेटोजेनेसिस का अध्ययन कर लेते हैं तो जो गैमेट होता है वो ट्रांसफ़र होता है फीमेल फ्लावर के फीमेल पार्ट पर, यानी कि गैमेट ट्रांसफ़र हम पढ़ते हैं। गैमेट ट्रांसफ़र को हम पॉलिनेशन कहते हैं, जो केवल प्लांट्स में ये होता है। एनिमल्स में देखा जाए तो ये पॉलिनेशन प्रोसेस नहीं होता, केवल प्लांट्स में ही पाया होता है पॉलिनेशन। ओके। जिसमें हम पॉलिनेशन का टाइप भी पढ़ते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन का स्टडी करते हैं। पॉलिनेशन के बाद हम स्टडी करते हैं निषेचन का यानी फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन जो होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में देखा जाए तो वो दो बार फर्टिलाइजेशन होता है, जिसे हम डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो निषेचन में हम स्टडी करते हैं यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन का। देन इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट, है ना। इस प्रकार से हम इस लेसन में ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है। तो अब हम स्टडी करेंगे पर्टिकुलर कि एक फ्लावर के पर्टिकुलर हमने आपको पार्ट तो पढ़ा दिया था, लेकिन फिर से एक बार है, वो कहलाता है एंड्रोशियम। एक फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है, ये जो फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है ये आपका कहलाता है पुमंग, यानी कि एंड्रोशियम। ठीक है। ये आपके फ्लावर का मेल पार्ट होता है। ठीक है। और इसके यूनिट को क्या कहते हैं, इसके यूनिट को हम कहते हैं स्टेमेन। ओके। यानी कि एक फ्लावर के मेल पार्ट का अगर हम स्टडी करें तो कहीं एक फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है कहीं इस प्रकार से होता है, राइट, इस प्रकार से। जिसमें अगर देखें जो ऊपर का पार्ट होता है ये पॉलिन सैक होता है, यानी कि परागकोश होता है। पॉलिन सैक या एंथर भी से हम कहते हैं। और ये जिस फिलामेंट जिस एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है इसे बोलते हैं पुतंतु या फिलामेंट। ठीक है। और जहाँ पे फिलामेंट और पॉलिन सैक का कनेक्शन होता है यहाँ पे इसे हम बोलते हैं संयोजी।
या फिर इसके बीच का स्थान क्या कहलाता है, संयोजी यानी कि कनेक्टिव, राइट। इस प्रकार से जो पॉलिन सैक होता है ये एंड्रोशियम का मेन पार्ट होता है, यानी कि पॉलिन सैक जो होता है मेन पार्ट ऑफ द एंड्रोशियम। ओके, अगर इसमें देखें तो इसमें बहुत सारे सूक्ष्म संरचनाएं बनती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, परागकण कहते हैं। परागकण कहते हैं, यानी कि पॉलन ग्रेन कहते हैं। यानी पॉलन ग्रेन का जो फॉर्मेशन होता है वो पॉलन सैक में होता है, ठीक है। अगर हम इस पॉलन सैक का एक टीएस स्ट्रक्चर देखें तो कहीं इस प्रकार से दिखाई देता है, टीएस स्ट्रक्चर, है ना। अगर एक टीएस स्ट्रक्चर यानी टीएस एक अनुप्रस्थ काट का संरचना का अगर हम अध्ययन करते हैं तो कहीं इस प्रकार से इसका परागकोश का संरचना इस प्रकार से दिखाई देता है। परागकोश में अगर देखा जाए तो परागकोश जो होता है, आवृतबीजी पादपों का जो परागकोश होता है वह द्विपाली होता है, द्विपालीय, यानी कि लोब्ड होता है, ठीक है। जो आप देख रहे हो इस प्रकार से एक लोब ये है, एक लोब ये है, ठीक है। यानी कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का जो पॉलिन सैक होता है ये बाइलोब्ड होता है। ओके, अगर इसका एक टीएस स्ट्रक्चर का हम स्टडी करते हैं तो कहीं टीएस इसका इस प्रकार से दिखाई देता है, कट करने पर जो पॉलिन सैक होता है कट करने पर कहीं इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है। जिसमें आप देख रहे हो इस प्रकार से इसमें 2 लोब प्रेजेंट हैं, ठीक है। इस प्रकार से एक लोब ये है और एक लोब ये है। जो प्रत्येक एवरी लोब होता है, जो प्रत्येक लोब होता है, प्रत्येक लोब में 2 कोष्ठ होते हैं या 2 प्रकोष्ठ होते हैं। इस प्रकार से इन प्रकोष्ठों को एक लोब में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, एक लोब में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, अर्थात 2 चैम्बर्स होते हैं। इस प्रकार से एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में के परागकोश में अगर देखा जाए तो 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं, 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जबकि मालवेसी कुल के पादप के जो परागकोश होते हैं एक कोष्ठीय होते हैं, एक कोष्ठीय यानी कि मोनोथिकस होते हैं, जैसे कपास, गुड़हल आदि, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया कि जो फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है वो पुमंग होता है, यानी एंड्रोशियम होता है, ठीक है। इसकी इकाई को हम क्या कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं। कोश जिससे कनेक्ट होता है इसे पुतंतु बोलते हैं। पुतंतु और परागकोश के बीच के पार्ट को हम संयोजी या कनेक्टिव कहते हैं। परागकोश जो होता है या मेल पार्ट का सबसे प्रमुख भाग होता है, जिसका एक टीएस कट करने पर कहीं इस प्रकार से परागकोश दिखाई देता है। परागकोश जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, यानी इसमें 2 पालियाँ होती हैं, प्रत्येक लोब में 2 चैम्बर्स होते हैं। इस प्रकार से एक लोब ये और एक लोब ये, यानी कि 2 चैम्बर्स इसमें, 2 चैम्बर्स इसमें। टोटल परागकोश का एक टीएस स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो इसमें 4 चैम्बर्स दिखाई देते हैं, यानी कि चतुष्क होता है। मालवेसी कुल के पादपों में अगर देखा जाए तो इनमें यह केवल एक कोष्ठी होते हैं, अर्थात मालवेसी कुल के पौधों में केवल एक लोब पाया जाता है, अर्थात चैम्बर्स कितने पाए जाएंगे, फिर 2 चैम्बर्स पाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जैसे कपास और गुड़हल इत्यादि। अगर देखा जाए तो इनके पर्टिकुलर जो एक लोब में जो 2 प्रकोष्ठ होते हैं, इन्हीं प्रकोष्ठों के अंदर सूक्ष्म संरचना अर्थात लघु बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोर या कह सकते हैं हम परागकणों का निर्माण होता है, ठीक है। यानी पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो किस प्रकार से एक परागकोश में किस प्रकार से लघु बीजाणु या परागकणों का निर्माण होता है, हम इसके बाद अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो अध्ययन किया कि किस प्रकार से एक पुष्प के नर भाग में पुमंग के हमने स्ट्रक्चर्स का अध्ययन किया। पुमंग के स्ट्रक्चर्स में विभिन्न प्रकार के हमने पार्ट्स के बारे में स्टडी किया, जिसमें आपने स्टडी किया कि पॉलन सैक क्या होता है, फिलामेंट क्या होता है, पॉलन सैक की स्ट्रक्चर्स क्या होती है, पॉलन सैक में किस प्रकार से पॉलन ग्रेन
प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे किस प्रकार से पॉलन सैक में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें तो अगला टॉपिक हमारा पुंभ बीजाणु जनन या लघु बीजाणु जनन। ठीक है, अर्थात लघु बीजाणु धानी में परागकणों के बनने की घटना को पुंभ बीजाणु जनन या लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम में पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से पॉलन सैक में किस प्रकार से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, इसको अगर हम देखें तो एक पहले पॉलन सैक होता है, यानी कि एक पुष्प होता है। पुष्प का ये आप देख रहे हो, ये क्या है, ये नर भाग है, यानी कि पुमंग है। पुमंग के भाग को देखें तो कहीं इस प्रकार से दिखाई देता है। जब एक छोटा नवीन परागकण होता है तो ये धीरे धीरे विकसित होता है और एक परिपक्व परागकोश का निर्माण करता है, जिसमें परागकण बनते हैं। किस प्रकार से बनते हैं, इसी काम को अध्ययन करना है। परागकोशों में लघु बीजाणु या परागकणों के बनने की घटना को हम क्या कहते हैं, पुंभ बीजाणु जनन या लघु बीजाणु जनन या फिर इंग्लिश में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें एक नवीन परागकोश का एक ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर यानी टीएस स्ट्रक्चर हम देखते हैं, कट करते हैं तो कहीं इस प्रकार से इसमें कोशिकाओं का समूह होता है। वाय परिधि की तरफ पाई जाने वाली कोशिकाओं को, यानी इन कोशिकाओं को, ठीक है, परिधि की तरफ पाई जाने वाली कोशिकाओं को, इन कोशिकाओं को हम कहते हैं वाय त्वचा यानी कि एपिडर्मिस। ठीक है, ये जो सेल देख रहे हैं परिधि की तरफ, ये हमारी कौन सी सेल है, एपिडर्मिस सेल है। और इसके अंदर कोशिकाओं का जो गुच्छ है, समूह है, ये विभुज्योतिकी कोशिकाएं की मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। ठीक है, आगे ये वृद्धि विकास करती हैं। किनारों पर ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं थोड़ी आकार में बड़ी हो जाती हैं। किनारों पर यहाँ पे देख रहे हो, चारों किनारों पर ये क्या है, बड़ी हो गई, आकार में बड़ी हो जाती हैं। तो इन सेल को हम बोलते हैं आर्चिस्पोरियल सेल, यानी कि प्रपरसु कोशिका। आर्चिस्पोरियल सेल जो होती है अब आगे समसूत्री विभाजन करती है, यानी कि समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस डिवीज़न करती है। और माइटोसिस डिवीज़न करके 2 सेल बन जाती है। यानी कि आप जानते हो माइटोसिस डिवीज़न में कितने सेल्स बनते हैं, 2 सेल्स बनते हैं। तो यानी ये भी माइटोसिस डिवीज़न करती है, 2 सेल का फॉर्मेशन कर लेती है। ये भी माइटोसिस डिवीज़न करेगी, कितने सेल का फॉर्मेशन करेगी, 2 सेल, 2 कोशिकाएं बनाती है। यहाँ पे भी आर्चिस्पोरियल सेल है, ये भी 2 कोशिकाएं बनाती है। यहाँ पे भी देख रहे हो आर्चिस्पोरियल सेल है, ये भी समसूत्री विभाजन करती है, यानी माइटोसिस डिवीज़न करती है और 2 सेल का फॉर्मेशन कर लेती है। जो परिधि की तरफ जो कोशिका होती है उसे हम बोलते हैं प्राथमिक भित्तिक कोशिका, यानी कि प्राइमरी पेराइटल सेल। और जो इधर इसके आगे की कोशिका है उसे हम बोलते हैं प्राथमिक पुंभ बीजाणु जनन कोशिका, यानी कि प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजीनस सेल्स। ठीक है, तो अगर देखा जाए सबसे पहले प्राथमिक भित्ति जो कोशिका होती है, प्राथमिक भित्ति कोशिका जो होती है 2 से 3 बार समसूत्री विभाजन करती है, 2 से 3 बार समसूत्री विभाजन करती है और 3 से 5 स्तर का निर्माण करती है। ठीक है, समसूत्री विभाजन करके 3 से 5 स्तर का निर्माण करती है। ठीक है, सबसे पहला स्तर बनाती है अंतः स्तर, यानी कि एंडोथीसियम। ये एक स्तर होता है। इसके बाद मध्य स्तर यानी कि मिडल लेयर, ये 2 या 3 हो सकती है। और सबसे आंतरिक स्तर होता है परागकोश का सबसे आंतरिक स्तर होता है टेपिटम। ठीक है, ये भी 1 होती है। ठीक है, यानी कितने हो गए, अंतस्तर 1, मध्य स्तर 2 या 3 और टेपिटम 1, यानी 3 4 1 5, यानी कि लगभग हमने बताया कितने स्तर का निर्माण करती है, 3 से 5 स्तर का निर्माण करती है 2 से 3 समसूत्री विभाजन के पश्चात। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, प्राथमिक पुंभ बीजाणु जनन कोशिका जो होती है ये भी माइटोसिस डिवीज़न करती है। ये आप देख रहे हो प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजीनस सेल जो होती है, ये भी उसी के साथ साथ यानी प्राथमिक भित्ति कोशिका के साथ साथ ही क्या करती है, समसूत्री विभाजन करती है। तो अर्थात ये जो 3 से 5 स्तर का निर्माण होता है कहीं इस प्रकार से होता है। आप देख रहे हो सबसे पहले कौन सा स्तर है, यहाँ पे देख रहे हो वाय स्तर है, ये सब क्या है, वाय स्तर है। तो वाय स्तर ऐसे ही रहेगा, वाय स्तर, वाय स्तर। इसके बाद कौन सा स्तर होगा हमारा, अंतः स्तर। अंतः स्तर इस प्रकार से और लास्ट में इस प्रकार से ये दो से तीन स्तर बना लेती हैं। और सबसे अंदर का जो स्तर होता है वो कौन सा होता है,
टेपिटम। तो टेपिटम स्तर कई इस प्रकार से होती है। ठीक है, ये टेपिटम स्तर है। और इसके अंदर जो होता है, ये तो प्राथमिक भित्ति कोश का 3 से 5 स्तर का निर्माण किया। सबसे बाहरी स्तर क्या कहलाता है? वाय स्तर, एपिडर्मिस। इसके वाय स्तर के नीचे अंतर स्तर यानी एंडोथेसियम। और इसके बाद ये कौन सा लेयर है? 2 से 3 स्तर। 2 से 3 स्तर कौन है? मध्य स्तर यानी कि मिडल लेयर। ये कितनी हो सकती है? 2 से 3 स्तर हो सकती है। और सबसे आंतरिक स्तर क्या कहलाएगा हमारा? ये वाला सबसे आंतरिक स्तर, ये रेड वाला टेपिटम। ओके, टेपिटम स्तर। ठीक है, तो ये तो प्राथमिक भित्ति कोशिका हुई जो क्या करती है? 3 से 5 स्तर का निर्माण करती है। साथ ही साथ इसके पश्चात प्राथमिक पुंज बीजाणुजन कोशिकाएं जो होती है, ये भी समसूत्री भाजन प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजीनस सेल। ठीक है, तो ये जो होती है ये भी समसूत्री भाजन 2 या 3 बार समसूत्री भाजन करती है। और लघु बीजाणु मातृकोशिका यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करती है। यानी शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं MMC, यानी कि माइक्रो मतलब M, माइक्रोस्पोर का मतलब M हो गया, मदर का मतलब M हो गया, और C का मतलब सेल हो गया, यानी MMC। ठीक है, यानी कि प्राथमिक पुंज बीजाणुजन कोशिकाएं जो होती हैं, प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजीनस जो सेल होती है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करती है, यानी कि MMC का निर्माण करती है। और जो ये MMC होती है यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है, ये अर्धसूत्री भाजन करती है, यानी कि अर्धसूत्री भाजन कर ये नर युग्मक अर्थात लघु बीजाणु या परागकण कह सकते हैं का निर्माण करती है। ठीक है, तो एक बार अगर अर्धसूत्री भाजन हो रहा है तो कितने बनेंगे लघु बीजाणु या परागकण? 4 परागकण बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्राथमिक पुंज बीजाणुजन कोशिकाएं जो होती हैं, बहुत सारी इसके अंदर परागकणों का निर्माण इस प्रकार से कर लेती हैं। ठीक है, इस प्रकार से लघु बीजाणु धानी में बहुत सारे परागकण बन जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से तो हमारे क्या हैं? परागकण, या फिर इसे हम कह सकते हैं या लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर, या हम कह सकते हैं पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो ये हुआ, आपने अध्ययन किया। और अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जहाँ पे मध्यस्तर पतली रहती है इसे हम क्या बोलते हैं? स्टोमियम। और स्टोमियम वाले भाग से ही क्या होता है? परागकोशों का स्फुटन होता है ना। तो आपने ये अध्ययन किया किस प्रकार से एक नवीन परागकोश वृद्धि विकास करता है, और लास्ट में एक परिपक्व परागकोश में किस प्रकार से परागकणों का निर्माण लघु बीजाणु में किस प्रकार से हो जाता है, लघु बीजाणु धानी में किस प्रकार से परागकणों का यानी कि लघु बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं लघु बीजाणु जनन या पुंज बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजीनेसिस। ठीक है, यानी कि परागकोश में उपस्थित लघु बीजाणु धानी में परागकणों के बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि एक परागकोश का एक टीए संरचना देखें तो इसके बाहरी स्तर की कोशिकाओं को हम बोलते हैं वाय त्वचा यानी कि एपिडर्मिस। इसके अंदर उपस्थित कोशिकाओं का समूह विभाज्योतकी कोशिका मेरिस्टेमेटिक सेल कहलाता है। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं किनारों पर बड़ी हो जाती हैं, जिसे परपरशु कोशिका आर्चिस्पोरियल सेल कहते हैं। आर्चिस्पोरियल सेल में समसूत्री भाजन होता है जिससे 2 कोशिकाएं बनती हैं। परिधि की तरफ प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है, प्राइमरी पेराइटल सेल होती है जो समसूत्री भाजन करके 3 से 5 स्तरों का निर्माण करती है। अंतर स्तर 1 होती है, मध्य स्तर 2 या 3 होती है, और सबसे अंदर का स्तर होता है परागकोश का, वो टेपिटम होता है। टेपिटम का यहाँ पे कार्य पूछा जाता है, टेपिटम का कार्य क्या होता है तो आप बताएंगे। टेपिटम का वर्क होता है वृद्धि विकास करते हुए इन परागकणों को पोषण प्रदान करना, यानी कि लघु बीजाणुओं को
पोषण प्रदान करने का यह कार्य करता है और यह परागकोश का सबसे आंतरिक स्तर होता है। इसका कार्य मुख्य रूप से पूछा जाता है कि टेपिटम का कार्य क्या होता है, तो बताइएगा कि टेपिटम का कार्य होता है वृद्धि विकास करते हुए लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करना। ठीक है, तो प्राथमिक वृद्धि कोशिका 3 से 5 स्तर का निर्माण करती है तथा साथ ही साथ प्राथमिक पुंज बीजाणुजनन कोशिका जो होती है समसूत्री विभाजन करती है। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन करके समसूत्री विभाजन, ठीक है, समसूत्री विभाजन माइटोसिस डिवीजन करके लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण करती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करती है। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है एक बार अर्धसूत्री विभाजन करती है तो 4 माइक्रोस्पोर यानी कि लघु बीजाणु या परागकणों का निर्माण होता है। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन पूछें कि जैसे एग्जाम्पल फॉर्म में जैसे देखा जाए 80 परागकणों के बनने में कितने लघु बीजाणु मातृ कोशिका की आवश्यकता होगी, या 80 परागकण अगर बनना है तो कितने लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं के द्वारा 80 परागकण बने होंगे। ठीक है, तो आप समझ रहे हो एक बार 1 MMC के द्वारा एक बार अर्धसूत्री विभाजन के दौरान 4 परागकण बन रहे हैं, तो 80 परागकण बनने के लिए कितनी MMC की आवश्यकता होगी, यानी कि आप डिवाइड कर दीजिए 80/4 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, 20 MMC के द्वारा कितने परागकण बनेंगे आपके 80, तो इसका आंसर क्या सही होगा 80 MMC के द्वारा 80 परागकण यानी कि माइक्रोस्पोर बनेंगे। ठीक है, तो ये आपने स्टडी किया किस प्रकार से लघु बीजाणु धानी में माइक्रोस्पोरेंजियम में किस प्रकार से परागकणों का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए इसके आगे के टॉपिक को हम आगे डिस्कशन करेंगे।